नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे को हवा दी जा रही है या फिर जिस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है, चुनाव आयोग का नोटिस। और चुनाव आयोग का नोटिस किस बात पर है कि जबान पर लगाम दो। ये चुनाव आयोग ने कहा है कि अब लगाम दो अपनी जबान को। और क्यों कहा है? क्योंकि दो मामलों में शिकायत हुई है। एक शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की गई है। और उस शिकायत पर जब बात सामने आई है कि एक जो कांग्रेस की शिकायत है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण का उल्लेख करते हुए जिक्र किया गया है कि उन्होंने जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की है और भाषण में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दूसरी शिकायत जो भारतीय जनता पार्टी ने की है वो राहुल गांधी के बयान पर दी है, जो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश में झूठ का प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने भाषण में बता रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में 25 करोड़ गरीब कम हुए हैं और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। चुनाव आयोग के नोटिस का संज्ञान लिया गया है और यह कहा है, चुनाव आयोग ने दो टिप्पणियां की हैं। पहली टिप्पणी जो उन्होंने की है उसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि नोटिस दिए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष को, कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के हर काम की जिम्मेदारी पार्टी के अध्यक्ष की होगी यदि वो उस पार्टी का प्रत्याशी है। तो क्यों दी जा रही है हवा? और यदि ये बड़े नेता हैं, पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहली बार भाषण नहीं दे रहे हैं, पहली बार आरोप प्रत्यारोप या पवार पलटवार नहीं कर रहे हैं, फिर इस बार इन दो बयानों को लेकर के जो सियासत गरमाई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने शवाब पर है। और ऐसी स्थिति में यदि चुनाव आयोग कह दे कि जबान को लगाम दो, तो चुनाव प्रचार की दिशा कहां जाएगी? और इन दोनों बातों को हवा दी जा रही है, प्रचारित किया जा रहा है, इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है, साथ ही क्या सियासी समीकरण और राजनीतिक लाभ लिए जा सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप पाठक जी। संदीप पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। और आर के शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। डॉक्टर आर के शुक्ला जी का स्वागत है देश न्यूज में। और हमारे साथ में श्याम मोहन श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में दामोदर राजावत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दामोदर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, आलोक सिंघई जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। दो बयान, दोनों कहते हैं कि शब्द जब निकल जाता है जबान से तो वापस नहीं आता। धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। तो क्या ये जो दोनों बयान दिए गए हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, जिन बयानों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, जानबूझकर एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप किया गया, या फिर ये गलती से निकल गए कि चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया? नहीं सूरज जी, गलती से तो कुछ नहीं निकला है, सुनियोजित है और अच्छे ढंग से डिबेट चल रही है देश में जी। इतने बड़े देश को यदि कोई बात समझानी है, हाँ। तो कई बार प्रतीकों के माध्यम से समझा दिया जाता है जी। कई बार शब्दों को बोलना पड़ता है। हाँ। तो ये जो चीजें हैं वो की गई हैं, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी की आलोचना की जानी चाहिए। वो आलोचना इस बात के लिए की जानी चाहिए कि आपने इतने सालों तक जो भी कानूनी प्रक्रियाएं थी उनको लंबित रखा, सख्त एक्शन नहीं लिए। 3 टेन्योर आपको मिल गए, इसके बाद भी यदि राहुल गांधी जी बदतमीजी से शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी टांगों पे खड़े कैसे हैं? हाँ। ये जो चीज है, ये बार बार जो तानाशाही की बात की जाती है, वो तानाशाही नहीं है, ये मोदी जी की सदाशयता है। हाँ। वो अपनी बात कह रहे हैं। अब आप देखें, यदि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, तो मुस्लिम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है, वहां ना दंगे हुए हैं, हाँ, ना किसी किस्म के मुस्लिमों पे अत्याचार हुए हैं। इसके बाद भी मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं, हाँ, वो उन जगह हुई हैं जहां पे विदेशी अतिक्रमणकारी घुसपैठिए घुसे हैं, वहां ज्यादा हुई हैं। तो ये देखने की चीजें, ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो क्या बोले जा रहे हैं, क्यों बोले जा रहे हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो मोदी जी ने यदि मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया तो एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए, हाँ, कि ये देश मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई इस्लाम के आधार पर, हाँ, ये कहता है कि सारा जो दूसरे वर्ग है जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं और उन काफिरों की हत्या की जाए, तो इसके खिलाफ होगा। इस कट्टरपंथ के खिलाफ पूरा देश है और इस पे ये चुनाव के दौरान जो डिबेट चल रही है, हाँ, वो इस देश को समझ में आनी चाहिए। यदि हम नई शब्द बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल। तो ये देश के अंदर जो डिबेट है उसको कई शब्दों को
आपको इग्नोर करना पड़ता है, कहीं पे सख्त एक्शन करना पड़ता है। राहुल गांधी जी जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी विचारक लोग हैं, उन्हें इस बात में सामने आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि आप ये शब्द का इस्तेमाल ना करें। निर्वाचन आयोग से या चुनाव आयोग की तरफ से हस्तक्षेप हो, इससे ज्यादा है कि उनके अंदर से हस्तक्षेप होना चाहिए। आपने सही कहा कि हस्तक्षेप अनिवार्य है, और आपने एक बात कही कि सदाशयता, यदि वो सदाशयता है तो राहुल गांधी आज ये बोल पा रहे हैं देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। और इन दोनों बयानों को लेकर जो बात है, संदीप पाठक जी आपसे जानना चाहूंगा, दोनों बयानों को लेकर इनके आशय क्या हो सकते हैं, क्या निकाले जा रहे हैं, क्या मायने थे और क्या मायने निकाले जा रहे हैं। जो बात आई पहले बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रॉपर्टी सर्वे और आपके संपत्ति के एक्सरे की बात कही है, वो एक्सरे होगा तो आपकी संपत्ति छीन करके उन लोगों को दे दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। इसका आशय क्या यही था जो निकाला जा रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो बात कही कि देश गरीबी की दिशा में जा रहा है और कांग्रेस की सरकार आई तो हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, दोनों पर उनकी सदाशयता तदाशय उनका क्या था? देखिए, जहाँ तक चरण है तीसरा जी चुनाव का, और बात आई थी इलेक्शन कमीशन की जी, दोनों बयान काफी दिनों से बयानबाजियां तो मतलब चुनाव होने के पहले से चल रही, जब से माहौल बना हुआ है जी, और दोनों अपनी अपनी पीक पे हैं, और राजनीति के अश्वमेघ यज्ञ में दोनों घोड़े खुले हुए हैं, ठीक, और अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। यज्ञ में घोड़ा एक ही होता है? नहीं, पर इसमें घोड़े दो चल रहे हैं, क्योंकि राजनीति के दो घोड़े हैं, क्योंकि पार्टी दलगत के हिसाब से मैंने कहा, उदाहरण दिया, और इस पे दोनों का नियंत्रण है। देखिए, महाराष्ट्र में दो चीजें बड़ी गाड़ियों पे लिखी करती थी, एक लिखा करता था कि चालक ही मालक है। हाँ। तो दोनों राजनीतिक दल में अब ये जो पार्टी बेसिस पे जो चुनाव हो रहा था, वो अब मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी टाइप हो गया है। हालांकि बहुत सारी इंडी पार्टी में बहुत सारे अलायंस भी हैं, और भाजपा अपने आप में बहुत मजबूत है, तुलना नहीं हो रही है यहाँ, ना मेरा आशा किसी को मतलब बड़ा छोटा यहाँ बताने का है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात मुझे जो समझ में आती है वो है कि इलेक्शन कमीशन अब परिपक्वता की तरफ है। हाँ। जो नैरेटिव टीएन शेषन ने सेट किया था, उस तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। हाँ। और उस पर पहुंचने की दिशा में ये लोग अब कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ गई है कि जुडिशरी भी अब थोड़ी नकेल कस रही है। हाँ। जनता भी इस चीज को जान रही है, विरोध भी आ रहा है। हाँ। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले न तो ये मीडिया था, सोशल मीडिया था, और न इस तरीके का अवेयरनेस थी। हाँ। तो बहुत सारी चीजें दब जाया करती थी, छुप जाया करती थी, अब सब उजागर हैं। हाँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ऐसी आएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि वो बयानबाजी तो बहुत दूर तक कहीं नहीं जा रही है। हाँ। वो सिर्फ बयान ही है ना। तो और रही बात गरीबी की, तो जनगणना के हिसाब से अगर पुराने आंकड़े देखें तो अभी ये बताया गया था कि जनगणना यदि हो जाती है कि हाँ। किसी में सर्वे में आया है तो 10 लाख लोगों को राशन और मिल जाता। हाँ। तो अगर 10 लाख लोगों को राशन मिलने की गुंजाइश होती, हाँ। इसका मतलब 10 लाख लोग और गरीबी की स्थिति में आ रहे हैं। हाँ। और एक तरफ हम कह रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है कि हम लोग तो उससे बाहर आ गए हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। हाँ। तो एक तरफ हम सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जब तो ये स्थितियां देनी पड़ रही हैं। बराबर। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी माहौल है, इसका आनंद लीजिए, और इसको इस बयार में सब हैं, सबको अच्छा लग रहा है, और कोई चीज निकल के आएगी। लेकिन हाँ, ऐसी ही सहज चर्चाओं से कोई नई चीज निकलेगी, और जो हमारे समाज और देश के हित में होगी। हाँ। मैं बड़ा आशान्वित हूँ इसको लेकर। बिल्कुल, आपने कहा कि आशान्वित हैं, लेकिन इसकी दो मायने निकाले जा रहे हैं कि एक तो ये है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्या वास्तव में ये बात दूर तलक जाएगी या नहीं जाएगी? राजावत जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्या ये बात वास्तव में दूर तलक पहुंचाने के लिए कही गई है, या फिर सिर्फ इसका आशय है कि मेरे पक्ष में, मेरे राजनीतिक दल के पक्ष में, मेरे प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा मतदान हो, केवल इसका आशय यह है? देखिए पाठक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में मोदी जी ने जब 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में बयान करा था कि आपका पैसा कुछ तबके के लोगों को दे दिया जाएगा। हाँ। सबसे बड़ी, इतने ओहदे पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासतौर से जब चुनाव चल रहा हो। दूसरी बात, जब विपक्ष में राहुल गांधी ने भी इस तरह से बयान दिए, हाँ। तो दोनों को ईडी ने रखा है सामने कि दोनों चुप रहे। हाँ। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज बात दूर तक जाने की बात मैं आपको बता दूं कि बात अब देश में संदेह की हो गई है। देश में हर व्यक्ति ये सोचने लगा है कि मेरे लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है या राहुल गांधी। अभी रिसेंटली आपने सेन पित्रोदा का कार्यक्रम में बताया था कि उन्होंने बताया कि देश की 55% आबादी जो धन राशि है उन लोगों को दे दी जाए, वो कानून पारित कर दिया जाए, जिससे कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये बात अब नेशनल मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में है
कि देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो भी इस बयानबाजी से बचे। ईडी ने जो ईसी ने जो कार्रवाई की है वो वास्तव में तारीफ काबिल है कि इस समय दोनों पार्टी के नेताओं को लगाम लगाने की बात की है। दोनों को 29 अप्रैल तक ये जानकारी मांगी है, उनसे सफाई मांगी है, दोनों को अध्यक्ष मांगी है। इस पर ये बात केवल अब टीवी चैनल या डिबेट का हिस्सा नहीं है, जनता जो वोटर है वो भी इसको समझने लगा है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ेगा। ये बहुत बारीकी बातें होती हैं कि आखिरी हथौड़ा कहाँ मारना है। हर एक चरण के पीछे एक कोई ना कोई बात आती है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से या अन्य पार्टी की तरफ से। कहीं ना कहीं ऐसा हथौड़ा, ऐसा पंच किया जाता है जहां पर अग्रेशन बढ़ जाता है, यानी वोट परसेंट बढ़ाने के लिए ये बयानबाजी होती है। लेकिन इसका आगे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं और इस तरह से ईडी इस समय जो कार्रवाई कर रही है उसको पहले कर लेनी चाहिए और ये लगाम लगातार लगाए रखनी चाहिए। अगर आप ज्यादा मुंह खोलेंगे तो सामने वाला जरूर बोलेगा। इसलिए ओहदे में रहें या जो पद पर हैं उनको भी जो सत्तारूढ़ है उनको भी सावधानी से जनता से कम्युनिकेट करना चाहिए। और ईडी जो कार्रवाई केवल ये बड़े बयानबाजी ना करे कि केवल पार्टी को लेके बोले, बल्कि छोटे छोटे जो प्रचारक हैं उन पर भी अपनी जो टीम है उससे उन पर कमर कसे। चुनाव आयोग ने एक तरफ आतिशी को भी नोटिस भेजा है, कांग्रेस के 2 और नेता जो कादियान हैं उनको भी नोटिस भेजा हुआ है क्योंकि उनके बयानों को भी लेकर शिकायत हुई थी, तो लगातार नोटिस भेजा। सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूंगा बात, क्योंकि 2 दिन पहले तक कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। हम जब शिकायत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध यदि शिकायत है तो चुनाव आयोग उसको संज्ञान नहीं लेता है। अब चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है, तो क्या इसका ये आशय समझा जाए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगे, विपक्ष अब आरोप नहीं लगाएगा? देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है और स्वाभाविक रूप से जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो शिकायतकर्ता आरोप लगाता है और एक मानवीय प्रवृत्ति भी है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से दोनों पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो और स्पष्ट होती है और लोगों के मन में उसको लेकर एक श्रद्धा का भाव बढ़ता है। तो मुझे लगता है इसे चुनाव आयोग के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश इसमें छुपा है कि आप भले चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने आपका कितना बड़ा विरोधी खड़ा हो, लेकिन आपको अपनी भाषा पर संयम रखना है। जब आप भाषा पर संयम रखेंगे तो आपके प्रति निश्चित रूप से लोगों का जो सोच है, नजरिया है वो बदलेगा और उन्हें लगेगा कि मैं एक अच्छे राजनेता को या अच्छे नेता के साथ खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे यह संदेश दे दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के समय हो या चुनाव के पहले या बाद में हो, जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आते हैं या राजनीतिक दलों की टिप्पणियां आती हैं वो निश्चित रूप से अशोभनीय कई बार होती हैं। और कई बार लगता है कि हमारे देश के कैसे राजनेता हैं जिन्हें हम अपने देश का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी दे रहे हैं, तो नियम और कानून बनाने का जिम्मा जिन्हें सौंप रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से भी गंभीर होना ही चाहिए और उनकी भाषा में संयम का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आम लोग खासतौर पर युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं वो उस चेहरे को देखकर या बड़े नेता को देखकर वो उसके फॉलोवर बन जाते हैं और उसके बाद जो दुष्परिणाम सामने आते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, देश के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और राजनीतिक दलों के लिए तो कतई अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह कहना यह है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आज जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान आया है, उस बयान को अगर आप इस संदर्भ में देखें तो आप देखें अमेरिका की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, साथ बहुत सारी चीजें हैं जो भारत की तुलना में बहुत अलग हैं। तो उसकी तुलना अगर आप किसी देश से करेंगे और ऐसे समय करेंगे कि जब आपका एक दल राजनीति में उतरा हुआ चुनाव में सामने खड़ा हुआ है प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के सामने, तो उसका नुकसान आपको होना लाजमी है। तो मैं तो आज तक यह नहीं समझ पाया कि कांग्रेस के साथ ऐसे कौन से रणनीतिकार हैं कि जो उन्हें कम से कम यह तो बताएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सी जनभावना है, लोग किन भावनाओं का आदर करते हैं, किनसे नफरत करते हैं, यह जानकारी उन्हें निश्चित रूप से देना चाहिए। अन्यथा इसी तरह की स्थिति नियमित होती रहेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान होगा। बराबर, ये बात हो सकती है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। और बात जहां हुई कि सैम पित्रोदा का जो बयान था, उन्होंने जो अमेरिका के शिकागो में बयान दिया, उन्होंने बात कही उस बयान की, उन्होंने कहा विरासत कानून की बात कही, उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है और उस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति
पर आधी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है और आधी संपत्ति उसके वारिसों को मिलती है, और उस पर टैक्स की बात कही। उसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस लूट लेगी आपको, और कांग्रेस की लूट जो है वो जिंदगी के साथ भी चलेगी, जिंदगी के बाद भी चलेगी। इस तरह का उन्होंने उदाहरण दिया है। श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा इस मामले को लेकर के कि जो बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि यहां एक तरफ लूटने की बात हुई, बात शुरू हुई मंगलसूत्र से, बात पहुंच गई विरासत तक और गरीबी को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस ने 1972 में, 1975 में, उसके बाद में 82 के और 84 के इलेक्शन में भी जो नारा दिया था वो था गरीबी हटाओ का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही कि कांग्रेस गरीबी हटाने की बात करती है लेकिन वो गरीबों को हटा देती है, ये बात भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जनसंघ के समय भी ये बात हुई थी, उस समय भी ये बात कही गई थी। तो हर चुनाव में गरीबी ये जिक्र होना जरूरी है या फिर ये केवल एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को लुभाने की कवायद है? मित्रों, हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने एक बात कही, मैं उसकी आधी पंक्ति कहूंगा जी। सौजन्य बस अगले की पंक्ति नहीं, उन्होंने कहा जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मती पहल हर ले, वो बाकी मैं पूरी कर दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर को जो कराना होता है जी, वो कराने के लिए कुछ संकेत देता है। हमारे यहाँ एक और कहा, कभी किसी के गले में सरस्वती विराजमान हो जाती है हाँ। और वो जो नहीं कहना चाहता वो कहलवा लेती जी है। बिल्कुल। अब ये क्या हो रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। आज से कुछ दिन पहले क्या जरूरी था पिछले चुनाव के पहले सनातन का मुद्दा उठाने का? हाँ। क्या जरूरी था कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक धर्म विशेष, पूजा पद्धति विशेष के लोग जिसको शक्ति कहते हैं, उनने, मैं पूजा पद्धति शब्द उपयोग कर रहा हूं, उनने सीधा कहा हाँ। कि जो शक्ति के रूप में जिसको मानते हैं वो हाँ। शक्ति से हमारी लड़ाई है। क्या ये जरूरत थी कहने की? हाँ। दिन ब दिन आप खूंटे खड़े कर रहे हो, ऐसा कहना सीधी भाषा में। जी। यानी अभी जैसे भाई, मेरे भाई दामोदर जी ने ठीक बात कही। हाँ। अभी इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया जी। आज से कुछ साल पहले 80 से 90 के बीच के दशक में एक नारा लगता था यूपी बिहार में, धरती और धन भटके रहेगा। हाँ। अब हम धीरे धीरे उसी युग की तरफ जा रहे हैं क्या, कि जिनके पास ज्यादा है, जो एक्सपायर होंगे, उनके परिवार को जब देंगे, जब नामांतरण होगा तो हम उसमें से कुछ प्रतिशत, आधा या आधे से कम या आधे से ज्यादा हम देश टैक्स के रूप में रख लेगा। एक नई बात खड़ी करना। हाँ। हो सकता है ये बात उनका कोई नया बात उनके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन देश के सामने एक इतनी बड़ी बात रख देना, हाँ। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि ऐसे नाजुक समय में भी लोग ऐसी नाजुक मुद्दों पर बात कर सकते हैं क्या? कि ये तो अंग्रेजों के शासन में होता था कि जब कोई राजा महाराजा असमय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति होगी, उसकी संपत्ति अगर नाबालिग है तो हम उसकी संपत्ति पर, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध इसी बात पे था, दुर्गावती का युद्ध ही इसी बात पे था बराबर। तो ये हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारे हाथ में अगर शासन है तो कुछ तो भी करेंगे क्या? अब इसकी टिप्पणी तो होगी। अगर आपने कुछ कहा तो मैंने 2-3 बातें बताई। आपने अच्छी बातें कही तो अच्छा कहा जाएगा, आपने खराब बात कही तो खराब कहा जाएगा। मैं समझता हूँ वो जो बात निकली वो यहीं से निकली। दामोदर ठीक कह रहे थे कि वो बात यहीं से निकली, वो बात कि हमारे पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। कम इसलिए है कि उसके हिस्से में बचत कम आई होगी, और इसलिए कम आई होगी तो उसके पास कम है। बराबर। किसी ने ज्यादा कमाया या परंपरागत रूप से ज्यादा हष्ट पुष्ट था, वो ज्यादा मजबूत था, और इसलिए उसके हिस्से में आज उसके नाम पर ज्यादा संपत्ति है। तो जब उसके परिवार को मिलने लगे तो उस संपत्ति में से आप बीच में से कटौती कर लेंगे, चुंगी काट लेंगे। ये एक तरीका। अब इस पर बहस छिड़ेगी, इस पर बहस छिड़ेगी कोई, लेकिन कमर से नीचे बार करना, भाषा ये युद्ध की नीति नहीं है। हाँ, ये युद्ध की नीति नहीं जी बिल्कुल। भाषा का परहेज नहीं बरतना, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। और फिर एक संवैधानिक पद पे बैठा है। अब एक साहब ने आज ही ये कहा कि लोग कहते हैं कि मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हूं, और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होता तो मैंने अमुक फैसले कराए, मैंने वो रोजगार योजना का कराया है फैसला, मैंने ये फैसला कराया, मैंने वो फैसला कराया। अब हम उनसे ये पूछना चाहें कि भाई आपने ये सब कराया तो जो संवैधानिक पद पर बैठा था उसने क्या किया? सही बात है। या आप कर रहे थे? तो बात वही आ जाएगी रिमोट कंट्रोल की। बिल्कुल। तो आखिरकार हम क्या कहना चाहते हैं? और फिर इसमें कहें कि मर्यादा बोलो,
मर्यादा का जहां तक प्रश्न है, हमने पिछले एपिसोड बहुत सारे हुए, उनमें देखा होगा कि मर्यादा, अभी कल ही एक भाषण में सुन रहा था और वो इंडिया टीवी जैसे वरिष्ठ चैनल पर दिखाई जा रहा था, तो तू तरह की भाषा उपयोग की जा रही थी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अपने से छोटे के लिए भी उपयोग नहीं करना चाहिए, वो अपने से बहुत बड़े। भाषा की मर्यादा होना चाहिए, सही कहा आपने। और उसी मर्यादा को बांधने के लिए, उसी मर्यादा में सीमित रखने के लिए चुनाव आयोग का नोटिस दिया गया है। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा और दो बातें। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है, उसमें वो अपनी बात को निरंतर जारी रखते हैं। जो पिछली सभाओं में उन्होंने बयान दिए हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है, विपक्ष पर निशाना साधा है, उससे वो पलटते नहीं हैं, उससे कतर नहीं जाते हैं, वो उसी बात पे कायम रहते हैं। उसमें एक बात और नई जोड़ देते हैं कि पहले ये कानून था, इनहेरिटेंस एक्ट था यहाँ पर, और उसके बाद में ये बात आई कि इंदिरा जी की जो संपत्ति थी उसे हथियाने के लिए इस कानून को राजीव गांधी ने खत्म किया, और राहुल गांधी वही कानून दोबारा लेकर आ रहे हैं। ये लेकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव आयोग का नोटिस जारी हो चुका है कि अध्यक्ष को जारी हुआ है, हालांकि दोनों पार्टी के अध्यक्ष को जारी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ही वो उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया। देखिए, राजनीति में दूध का बोला कोई नहीं है। हाँ। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, इन सभी के दामन पे दाग हैं। अब चूंकि चुनाव का दौर है, वोटिंग चल रही है, तो एक दूसरे नेता जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारे दामन पे दाग कम है या नहीं है, लेकिन जो सामने वाला है उसका पूरा दामन ही काला है। अब सवाल आता है कि ये इशू बना क्यों। मेरे नॉलेज से जनप्रतिनिधित्व कानून 77 के तहत दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है या उनके अध्यक्षों को जारी किया गया है, सेक्शन 77, ना कि किसी पर्टिकुलर नेता को। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि नोटिस जारी होने के बाद भी मोदी जी अपने कमिटमेंट को या अपना भाषण को कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ये नोटिस मोदी जी या राहुल गांधी को जारी नहीं हुआ है। ये नोटिस जारी हुआ है दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, अध्यक्ष को, अध्यक्ष की या पार्टी के लिए। तो इन दोनों ही पार्टियों को नोटिस का जवाब पार्टी को देना है, ना कि मोदी जी को देना है या राहुल गांधी को देना है। शायद इसीलिए मोदी जी अपनी भाषण में कंटिन्यूअसली उन सब्जेक्ट को उठा रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न होता है कि इस टाइप के प्रश्न मोदी जी या राहुल जी क्यों उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी के अघोषित सलाहकार हैं सैम पित्रोदा जी, शायद इसके पीछे मूल जड़ वो हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि इंडियन कांग्रेस से या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। राजीव गांधी के सलाहकार भी रहे। राहुल गांधी के पिताश्री के समय से वो शायद एडवाइजर हैं, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि जब कोई किसी प्रॉपर्टी का ऑनर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% वहाँ की गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और 45% जो बचता है वो उसके वारिस को नामांतरण हो जाता है। क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और उन्होंने उस स्टेटमेंट को यहाँ जोड़ा कि जो हमारे देश में जिनके पास कुछ नहीं है, सीधा सा डायरेक्शन है कि जो हमारे देश में विदेशी घुसपैठ आए हैं, जिनके पास ना तो आधार है, ना पैन कार्ड है, ना किसी टाइप की अदर टाइप की लीगल आइडेंटिटी है, तो स्वाभाविक है कि अगर वो चीज बांटी जाएगी तो उन्हीं को बांटी जाएगी जिनके पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास एक छोटा सा इसको हम क्या जस्ट समझने के 10 रूम भी है, सीलिंग एक्ट की तो नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि इनका जो यहाँ पर इंटेंशन है वो टोटली अलग है। इन्होंने बोला कि जिनके पास नहीं है। अब क्योंकि मैं नहीं मानता कि भारत के ऐसा कोई भी नागरिक होगा जिसके पास आज कुछ भी नहीं होगा। अगर वो भारतीय नागरिक है, उसके पास भारत की राष्ट्रीयता है, तो उसको किसी ना किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कम से कम बैंक में अकाउंट तो उसका होगा। अब बचते कौन है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्हें सीए के तहत नागरिकता देने की बात कही जा रही है, रोहिंग्या मुसलमान या विदेशी घुसपैठिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्टेटमेंट को सीधा उस पर्टिकुलर समुदाय वहाँ पॉइंट कर दिया, वहाँ पर जोड़ के और जनता के सामने ऐसा नैरेटिव पेश किया कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पार्टी को चूज किया या जिताया तो आपकी प्रॉपर्टी
सरकार बनने के बाद बांट दी जाएगी। ये सीधी सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे कि इस पर पहले चर्चा हुई थी, जब इस विषय पर तब बात हुई थी कि ये नई चर्चा को जन्म दिया है, नई बहस को छेड़ा गया है। और हमारे साथ में आलोक जी, और आलोक जी ने ही कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, चौपाल पर चर्चा होनी चाहिए, चाय पर चर्चा होनी चाहिए और चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए कि इस विषय को लेकर यदि आज उठाया जा रहा है तो ये बात वही थी कि ये बहुत दूर तक जाने वाली बात है कि वास्तव में इसके आशय क्या हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है, आलोक सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूं कि आज जिन भाषण को लेकर के, जिन वक्तव्यों को लेकर के ये बात कही जा रही है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, उसके बावजूद ये बातें निरंतर जारी हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की जो टिप्पणी है कि अपने किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कहे गए किसी भी शब्द के लिए और किसी भी कृत्य के लिए वो पार्टी जिम्मेदार है, पार्टी का अध्यक्ष जिम्मेदार है, तो क्या आज जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि आज जब बात होती है तो भाजपा सरकार की बात नहीं होती, बात होती है मोदी सरकार की कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार बात नहीं होती, तो क्या पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाणी पर अंकुश लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल लगा पाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान यही है कि पार्टी का अध्यक्ष होता है। हाँ। जैसे हम लोग अखबार निकालते हैं तो अखबार में भी संपादक जिम्मेदार होता है। हाँ। तो उसमें क्या चीज जा रही है, इस सबकी जिम्मेदारी यहाँ संपादक की होती, वहां पार्टी के अध्यक्ष की होती। हाँ। तो निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष उस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन कोई बात गलत होगी तभी रोकी जाएगी। हाँ। अब आप ये देखें कि आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ती है। हाँ। अब सेम पित्रोदा साहब जो जिस कानून की बात कर रहे हैं, सेम पित्रोदा साहब का इतिहास देखें तो राजीव गांधी जी उनको 1 रुपए के किराए वेतन पे लेके आए थे, लेकिन वो अल्काटेल कंपनी की उन्हें सीडेक एक्सचेंज पूरे भारत में लागू किए थे। गांव-गांव में वो एक्सचेंज लगे थे, अरबों रुपए लग गए, वो एक्सचेंज फेल हो गए। जब वो टेक्नोलॉजी चली गई थी तब इन्होंने वो टेक्नोलॉजी देश के लिए खरीदवाई थी और दिखाने के लिए भले 1 रुपए ले रहे थे, लेकिन अरबों रुपए देश का डुबा दिया था। आज भी वो सलाह दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये देश के कानून को, देश की एजेंसियों को देखना चाहिए कि जो आदमी देश के लिए डुबाने वाली नीतियां चल रहा है उसको कैसे मौका दिया जाना चाहिए बोलने का। दूसरी चीज है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसमें चीज में आपत्ति नहीं करता। हाँ। ये अधिनियम ये कहता है कि बोलने का हक सभी को है। हाँ। और वो अधिनियम में छूट दी जाती है। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है कि साम्यवादी देशों में किस तरीके से संपत्ति के बंटवारे की बात की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब 4 वर्ग अलग बनाए हैं। उसके वर्ग जाति के आधार पर नहीं है, मुसलमान के आधार पर नहीं है, उनके वर्ग हैं गरीब, महिला, युवा और किसान। यदि ये 4 वर्ग के लिए इकोनॉमिक व्यवस्था हम कर देते हैं तो देश आगे बढ़ेगा और देश की पूंजी आगे बढ़ेगी। वो हो रहा है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं या इससे आगे जा रहे हैं, तो ये होगा। लेकिन आप ये देखें, समान बंटवारे की बात जो की जाती है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी अंबानी का धन छीन के हम लगा देंगे। भाई कहां से छीन लोगे आप, कैसे छीन सकते हो? जो धन बैंकों से लिया गया है, बैंकों से लग के कई प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, वो लिया नहीं जा सकता। ये जो तरीके चलताऊ भाषा में आपने बोल दिया कि धन छीन के हम बंटवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। यही बात पहले समय में आदिम जाति में, कबीलों में कही जाती थी कि अमीरों को लूटो, गरीबों को बांटो। डाकू भी यही करते थे। आप ये देखें, इंदिरा गांधी जी जब आई थी तो उन्होंने ये क्या किया था, जयपुर में राजघराने पे छापा मारा, ग्वालियर राजघराने पे छापा मारा, और वो पैसा क्या गरीबों को बांटा गया? वो पैसा आप लूट के ले गए। तो जो ये सारी चीजें कोर्ट में भी लड़े, फिर ये मामले आए बाद में। आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही इस बात पे हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्वालियर राजघराने के खजाने को लूटा था और वहां के सामंतों को गोलियां पड़वाई थी। तो ये सारी चीजें जो है ये वैमनस्य फैलाने की नीतियां हैं। देश के संस्थाओं को देखना चाहिए कि ये जो इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, मनस्थिति क्या है, उस पर विचार करना चाहिए। तो ये चुनाव की बहस जो है सार्थक दिशा ले पाएगी। आपने सही कहा कि ये तब ये बहस, ये चर्चा तब सही दिशा में, सार्थक दिशा में जा पाएगी जब उसके मूल बिंदुओं पर हम केंद्रित रहेंगे। संदीप पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बात अभी आलोक सिंह जी ने जो बात कही कि ये काम डाकू भी किया करते थे, डाकुओं का भी यही काम था कि वो लोगों से लूट लिया करते थे। लेकिन जैसा कि किया गया, अभी उदाहरण भी दिया कि ग्वालियर राजघराने का दिया गया कि वहां से पैसा लूटा गया, लेकिन क्या वो गरीबों को दिया गया? सवाल खड़े किए गए। तो यदि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रॉपर्टी सर्वे की ये मंशा है कि लोगों से ले लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आपसे लेकर के वो किसी और को दिया जाएगा, और जैसे कि शुक्ला जी ने कहा वर्ग विशेष का उल्लेख है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उनको दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, इस बात को लेकर के ये जो चर्चा है,
डाकू शब्द जो आया है, जैसा कि आलोक सिंह जी ने कहा कि ये काम डाकू भी करते थे, तो क्या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिस बात का उल्लेख कर रही है कि आपकी संपत्ति का सर्वे होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर के एक शब्द आगे कह रहे हैं कि महिलाओं से उनके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, तो ये डाकुओं वाला काम है क्या? नहीं, देखिए राजनीति की जो शतरंज की बिसात बिछी है जी, और 4 जून को शतरंज का खेल खत्म होगा, हाँ, और पूरी गोटियां एक ही डब्बे में बंद हो जाएंगी जी, तो ये जो वजीर और पैदल वाली जो लड़ाई है इसका अंत होगा। और इसमें जो बात कही है इन्होंने, जहाँ तक मुरैना में अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ, तो वो उन्होंने यही बात कही थी कि मुरैना पहले क्यों, भिंड और मुरैना किस बात से जाना जाता था, हाँ, तो उन्होंने उसका पक्ष रखा, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि वास्तव में दस्यू वाला पूरा प्रभावित क्षेत्र था वो, और धीरे धीरे वो और अलग अलग दशकों में वो खत्म हुआ और उसका उन्मूलन हुआ। तो राजनीति में जो बयानबाजी चल रही है, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ना तो कुछ उसमें आगे बढ़ना है और ना कुछ बढ़ेगा, ये बात तय है। एक नैरेटिव फिक्स हुआ है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ अभी इस शिकायत में एक ही चीज भर हुई है जो मार्केबल लगती है, हाँ। इलेक्शन कमीशन जो है, हाँ। उसको अपना वजूद बताने का मौका मिला है, जो बिल्कुल नहीं था उसके पास में, हाँ। अभी सस्पेक्टेड था, क्योंकि जब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जब इनको भी बुलवा लिया गया, उनके हाँ। वकील के स्टेटमेंट आ गए, हाँ। तो एक देश का जो आम जनमानस है जिसको राजनीतिक समझ उस स्तर की नहीं है, जो समझदार बहुत है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि सबसे साधारण आदमी सबसे समझदार होता है। सही कहा आपने। तो ये बात यहाँ विशेषज्ञता का प्रश्न ही नहीं है, हाँ। और इसलिए राजनीति में जो वहां तक जो बात जा रही है वो समाज के हित में नहीं थी, और इलेक्शन कमीशन ने जो हस्तक्षेप किया वो बिल्कुल सही किया, और इसमें हालांकि आगे कोई इस पर फ्रूटफुल कोई निर्णय होना नहीं है, क्योंकि हाँ। इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी ऐसा संवैधानिक पावर नहीं जिसमें दंड विधान हो, हाँ। तो वो कुछ बिगाड़ सकता नहीं, कोई पनिशमेंट कर नहीं सकता है, हाँ। लेकिन हाँ एक व्यवस्था होती है। नहीं, लेकिन ऐसा कई देखे, कई शिकायतें हुई तो कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए उनकी रैलियों पर अंकुश लगा दिया कि कार्यशैली वो उसकी, मतलब विधान में ये है कि उसके रोक उसके कामों पर लगाई जा सकती है। मतलब विधान का मतलब ये नहीं कि भाई आपने किया तो आपका चुनाव कैंसिल हो गया, या हाँ, आप मतलब नहीं रहेंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे, ये सब चीजें वहां नहीं है, इसलिए लोग डरते नहीं है कि चलो हम नहीं जाएंगे, कोई दूसरा भाषण देगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो नेताओं की कमी तो हमारे देश में है नहीं, भगवान की दया से, तो वो सब चीजें अपनी जगह, दोनों जगह परिपक्व है। हमारा लोकतंत्र बहुत फल फूल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और देश को कोई भी नियंत्रण करने की दिशा में जब भी चाहेगा तो देश में अराजकता फैलेगी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि नियंत्रण करने चाहेंगे तो अराजकता फैलेगी, तो फिर इसमें लोकतंत्र की वैधानिकता और राजनीति की शुचिता कहाँ गई? नहीं, तो शुचिता यही बात तो मूल है इसमें, मेरा जो कहना है वो तो उठाने का मतलब ही मेरा यही है, हाँ। कि देखिए अगर किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश जब हम करेंगे जी, आज अपनी, अगर देखिए बात प्रचार हो रही है विचारधाराओं की, यदि सब लोग अपनी अपनी विचारधारा पे काम करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक दूसरे की विचारधाराओं पे हस्तक्षेप करके, और बीच में जो हमारा मीडिया या सोशल मीडिया या उस चीज में जब एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है, तो वहां पे जनमानस में एक अलग सा माहौल बनता है। एक आप देखिए इतनी सारे बयानबाजी के बाद भी आज हमारा मतदाता मौन है, तो क्यों है? इसका कारण आप खोजिए कि देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही कहीं पे भी। नहीं हाँ। तो पहले जब आज से 25 साल पहले के चुनाव होते थे तो एक खुशी थी, हर आदमी पहले बात करके पूछ रहा था कि आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है। हाँ। आज कोई किसी से माहौल ही नहीं पूछता। बताइए आपका इसके लिए, इसको भी तो, ये भी तो देखने लायक बात है बिल्कुल कि इसके पीछे कौन बात करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तथ्य भी हैं जिन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां बात की जाती है मतदाता के मौन की, एक दूसरी तरफ बात होती है मतदाता की मुखरता की, क्योंकि वो मुखरता भी अपने आप में एक कहानी कहती है और मतदाता का मौन भी एक आशय अपने आप में समेटे रहता है। राजावत जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो बात आई कि नियंत्रण अराजकता की बात सामने है कि यदि हम नियंत्रण चाहेंगे तो अराजकता आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बात दो आई है कि दोनों ही बयानों की, दोनों ही भाषणों की जब शिकायत की गई है तो उल्लेख किया गया है कि देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये नफरत फैला रहे हैं। क्या वास्तव में नफरत का माहौल है देश में? देखिए पाठक जी, अभी जयराम रमेश जी ने साफ कहा है कि सबसे पहले शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ विशेष तबके को पीछे रखा है, उनके बारे में विरोध किया है और कुछ ऐसी शब्दावली का उपयोग किया है जिसकी वजह से वोटर समझता है कि वोट किसको देना है, हाँ। और उस पर आपत्ति व्यक्त करी। उसके बाद इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी लगातार इस तरह की बयानबाजी होना, और सांप्रदायिकता की बात हो या चुनाव के समय इस तरह की बात, शक्ति के केंद्रीकरण की बात हो, मैं सवाल करना चाहता हूँ। इसमें 2-3 सवाल उठ के आते हैं। सबसे पहले कि चुनाव में इस तरह की डिबेट जनता नहीं कर रही, जो भाई साहब ने अभी सवाल किया, हाँ। कि जनता को बीच में आना चाहिए, जनता डिबेट में नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ कौन रहा है?
चुनाव लड़ने वाला किससे वोट मांग रहा है। तो ये जनता का जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बड़ा कारण है। आज केवल एडजस्टमेंट नोटिस मिला है, क्या आज इलेक्शन कमीशन को ये जनता के बीच में माहौल बनाने की आवश्यकता थी, उस पर विचार करना चाहिए। सवाल ये उठता है, क्या देश के इतने बड़े पद पर होने वाले राजनेता को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। सवाल 2, क्या विपक्ष में रहकर किसी जाति समुदाय विशेष वर्ग की इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है। सवाल ये नहीं है, क्योंकि आज का वोटर बंद कमरे में है और बंद कमरे का वोटर बड़ा घातक होता है, क्योंकि वो बटन डिजिटलाइज है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास उसकी इंडिविजुअल मनस्थिति है, वो सामाजिक मनस्थिति से नहीं गुजर रहा है, तो उसके पास जो सर्व हो रहा है वही वो रिएक्ट करेगा। तो आने वाले चुनाव में जो इंडिविजुअली जो आज इंट्रोवर्ट टाइप की जो पब्लिक हो गई है, उसको कम्युनिकेट करना आज की राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा बन गया है। और ये मुद्दे इंटरनेशनली प्लान्ड होते हैं और उनको सर्कुलेट किया जाता है, और ये डिजिटल सर्कुलेशन आज के वोटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में क्या स्थिति होगी ये हम लोग आज इस मंच पर नहीं साफ कर सकते, क्योंकि एक बंद कमरे में बैठा वोटर किस मनस्थिति से गुजर रहा है, उसके रोजगार की क्या स्थिति है, उसके परिवार में क्या हेल्थ इशू है, उसके आसपास उसका खर्चा कैसे चल रहा है, उसकी शैक्षणिक योग्यता पर क्या चिंता हो रही है, उसको सामाजिक सुरक्षा क्या मिल रही है, ये इंडिविजुअली उसका मुद्दा बन गया है। और वो डिजिटली मुद्दा इतना खतरनाक हो गया है कि आने वाले टाइम में वो बड़ा राजनेता हो, सैम प्रतियोगिता का जो अभी टॉपिक है जिस पर लोग डिबेट नहीं चाहते, आपने की जरूर है, लेकिन उसका वास्तविक परिणाम अगर कांग्रेस उसको बना पाती तो 6 महीने पहले करती तो जरूर इसके फेवर में होता, लेकिन मोदी जी इसको अच्छे से बना पा रहे हैं और ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनेगी। बिल्कुल, ये आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन मुद्दा आज जिस तरह से बात हुई, हमने चर्चा शुरू की थी जहां से कि चुनाव आयोग के नोटिस लेकर के, लेकिन अब चर्चा में एक बात आई है मतदाता के मुखरता और मतदाता के मौन की। चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बात आई है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। क्या ये जो नोटिस हैं, चाहे राहुल गांधी के लिए भाषण पर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर हो, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को जो नोटिस मिले हैं, क्या इस नोटिस से उस बंद मुट्ठी जो लाख की है, क्या उस पर कुछ असर पड़ने वाला है, उसका रुझान बदलने वाला है, या उसके मन पर कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई असर पड़ेगा। चुनाव के समय जी, खासतौर पर हमारे देश में जी उन सारे मुद्दों पर बात की जाती है जिनसे जनता का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जी, खासतौर पर विपक्ष का दायित्व तो सबसे ज्यादा बनता है कि वो जनता से जुड़े उन मामलों को सामने उठाए जी, जिन मामलों का जनता से सीधा जुड़ाव होता है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, मतलब इस तरह के सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े होते हैं उन पर ज्यादा गौर किया जाना चाहिए, उन्हें ज्यादा जोर शोर से उठाया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ले देकर वो कुछ ऐसा मामला ले आते हैं या ऐसा मुद्दा उठाते हैं कि उस मुद्दे में वो स्वयं उलझ जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा से लेकर अभी लोकसभा तक के आप उदाहरण बहुत सारे देख लें। और दुर्भाग्य कांग्रेस का यह है, जैसा श्रीवास्तव जी ने भी कहा था और एक चौपाई का उदाहरण भी दिया था, निश्चित रूप से आप मान लें जब चुनाव आते हैं या तो उसके जस्ट पहले या चुनाव के बीच में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिसे सत्ता पक्ष लपक लेता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो विपक्ष उसमें उलझ कर रह जाए और वो उससे बाहर ना निकल पाए। और मुझे लगता है सैम प्रतिरोधा का मामला भी कुछ इसी तरह का है। इसको लेकर भाजपा ने जिस तरह से कैप्चर किया है वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े व्यापक रूप से नुकसान होने वाला है और भाजपा को उसको फायदा भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। और श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। रामायण की ही एक चौपाई है, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि परम स्वतंत्रता सर पर कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है, क्या वो उस चौपाई को चरितार्थ करती है? और ये जो नोटिस है, वो नोटिस उनके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे क्या? ये तो ठीक रहा जी, मेरे भाई ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इस विषय पर ध्यान देकर बहुत सारी बातें जो स्पष्ट नहीं थी वो स्पष्ट करने का, उस पर चर्चा करने का एक और मौका दे दिया। अब हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी विचारक हुए दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, उन्हें साम्यवादी विचारधारा के संदर्भ में जब कहा कि जब यहाँ एक नया सवेरा लाने की बात हुई थी तो राष्ट्रीयकरण हुआ, और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण तो हुआ नहीं, सरकारीकरण हो गया बहुत सारी चीजों का। और लाल फीताशाही बढ़ गई और लोगों के जो उत्पादन के प्रति प्रेरणा, जो राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति प्रेरणा बढ़ना थी, वो प्रेरणा तो बढ़ी नहीं, उल्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की समाप्त हो गई। तो हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जो प्लेबैक डायरेक्शन में लोग बैठे हैं, जो डायरेक्ट मैदान में आने की उनकी हिम्मत नहीं है,
वो या तो डायरेक्ट मैदान में आए, लोगों के सामने आए, और मैं तो दूसरे पक्ष के नहीं, उनके ही पक्ष के लोगों को वो मुसीबत खड़ी करते हैं। वो सामने आए और फिर जनता का सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद क्या स्थिति होती है, उन सब बातों का ध्यान उनको तब आएगा जब वो खुद मैदान में खेलेंगे। बिल्कुल। रहा सवाल ये कि हमने पाला दिया, हमारे यहाँ एक खेल कबड्डी है, वो हम पाला देते हैं उसको, आते आते टचिंग लाइन से अंदर तक आने देते हैं, हाँ भाई आ जाओ सर्विस कर लो। और जब हम कवर करने की स्थिति में आएंगे तब कवर करेंगे। हमने कभी पहले टर्म में ये विषय आया भी था, हमने जैसे सामने के देश, एक देश को हमने पूरा मौका दिया कि दुनिया समझे कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखे कि हम हृदय से दोस्ती करना चाहते हैं, और जब सामने वाले का असली रूप सामने आएगा और आया तो सबने कहा कि हाँ वो दोस्ती करने लायक नहीं है, हमको दोस्ती करने का कदम नहीं बढ़ाना। इससे दुनिया का जो मत था वो हमारे पक्ष में आया। यह विदेशी कूटनीति का एक हिस्सा था। जी, आपने सही कहा, ये जो चीज है कि यहाँ सामने वाले को पूरा मौका दिया गया कि आप हमारी पाली में आओ और उसके बाद में हम आपको कवर अप करेंगे। हालांकि समय की सीमा है शुक्ला जी, बहुत कम शब्दों में इस पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहते हुए पहला सवाल कि क्या 2024 के चुनाव में जनता मंगलसूत्र चाहती थी, जनता सैम पित्रोदा का भाषण चाहती थी, विरासत टैक्स चाहती थी, क्या जनता गरीबी हटाओ की बात करती थी, क्या गरीबी एक झटके में हटाने की बात चाहती थी, या फिर भारत की जनता, भारत के वो लगभग 100 करोड़ मतदाता चाहते थे कि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो और सामाजिक उत्थान की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो? निश्चित रूप से जनता के मुद्दे इस चुनाव में गायब हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियां उन मुद्दों को हाईलाइट कर रही हैं जिनसे उनको अपना फायदा दिखाई दे रहा है। क्योंकि राजनीति, आज की राजनीति में सिद्धांतवादिता और नैतिकता का कोई जगह नहीं बची हुई है, इसलिए जनता के मुद्दों से पार्टियां बाहर हैं। सिर्फ भावनात्मक मुद्दे उठाकर जनता को अपनी पक्ष में करके एन के एन प्रक्रिया में सत्ता हासिल करना ही आज की राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य बचा है। एकमात्र उद्देश्य है। जी श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कि अभी कुछ धर्म के पंथ के बारे में बात हो रही थी, मैं उसको पूजा पद्धति भी कहूंगा, मत भी कहूंगा। अब ये क्या है कि चुपचाप किसी प्रदेश में ये फैसला किया जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग का ओबीसी का जो आरक्षण था उसको पूरे के पूरे एक मत को उसमें शामिल कर दो और बैकडोर से उनका वो लाभ दे दो जो लाभ ओबीसी को संविधान में देना लिखा है, उसको बैकडोर से। इसके पहले भी एक बार आंध्रा में ये कोशिश की गई थी और उसका पूरे देश में जब विरोध हुआ और अदालत से भी वो पास नहीं हो पाया तो वापस लेना पड़ा। आज फिर वो कोशिश की जा रही है। अब क्या इस दर्द को कोई कहे भी ना, ये अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल, ये बात है कि नाव भी देंगे और कहेंगे कि आप चिल्लाओ भी मत, ये नहीं हो सकता, ये तो वैसा का वैसे ही कहना पड़ेगा। सही कहा आपने कि ये वो चीजें हैं कि हाँ यदि हमारे अंदर कोई चीज है तो उससे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यदि नाजायज फायदा उठाया जाए तो फिर उसमें अंकुश लगाने के लिए सामाजिक स्वायत्त संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, अब उस नोटिस का क्या जवाब आता है और इन दो भाषणों की, इन दो शब्दों की जो बात कही गई है, ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि इनके माध्यम से देश में नफरत फैलाई जा रही है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। क्या वास्तव में देश बटेगा, समाज बटेगा इन चीजों से, या फिर राजनीतिक लाभ के लिए बातें कही गई हैं? देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस विषय पर तमाम चर्चाएं और जारी हैं और नई बहस को जन्म दिया गया है, नई बहस छिड़ी है, देखना ये बहस कहां तक जाती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। संदीप पाठक जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आर के शुक्ला जी, श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, दामोदर राजावत जी, आलोक सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि ये बिंदु वो हैं जिनसे जनता का सरोकार है, जिनसे आपका सरोकार है, लेकिन क्या सरोकार वास्तव में मंगलसूत्र छीनने की बात का था? क्या सरोकार वास्तव में एक झटके से गरीबी हटाने का था? यदि था तो आप इसमें शामिल हैं, यदि नहीं था तो फिर इसमें कौन शामिल है? चुनाव आयोग को कौन और क्या जवाब देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।